तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के इस एपिसोड में। मैं हूं डॉक्टर अम्बरीश शुक्ल। साथियों, एक प्रश्न आप सबके मन में रहता है और लगातार आप सब प्रश्न पूछ रहे थे कि सर किस चैप्टर को महत्वपूर्ण माने और किस चैप्टर से सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी किस टॉपिक को आपको कैसे पढ़ना है और क्या पाठ्यक्रम से उसका मेल खाता है। तो चलिए आज यही टॉपिक है कि टारगेट 2022 टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा होने वाली है 2024-25 में, उसमें किस चैप्टर से किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या स्ट्रेटजी बना के हमें तैयारी करनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं प्रशिक्षित स्नातक विषय हिंदी 01, जो कि पाठ्यक्रम है टीजीटी हिंदी का। एक चीज आप समझ लीजिए कि टीजीटी और पीजीटी में क्या अंतर है। अगर आप टीजीटी और पीजीटी दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें क्या विषमता और क्या साम्यता है, क्या दोनों की तैयारी साथ में हो सकती है या नहीं हो सकती है, इसकी भी चर्चा इसी एपिसोड में हम करेंगे। देखिए यहां पर विषय हिंदी देखें तो इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास है। सबसे पहला चैप्टर क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें आदिकाल, भक्तिकाल और भक्तिकाल में संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य, रीतिकाल, आधुनिक काल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। यहां तक इन्होंने जो पाठ्यक्रम दिया है इसमें कोई इन्होंने अलग से विशेष तौर पर टिप्पणी नहीं किया, यानी सामान्य तौर पर पाठ्यक्रम दे दिया। हिंदी गद्य साहित्य का विकास, निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी, हिंदी गद्य की लघु विधाएं, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा साहित्य, गद्य काव्य, हिंदी के रचनाकार एवं उनकी रचनाएं, काव्य के भेद, रस, अवयव भेद, रस, छंद अलंकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार, काव्य गुण और काव्य दोष। ध्यान रखिएगा कि यहां तक तो हिंदी साहित्य का इतिहास था। इसके बाद आपका भारतीय काव्य शास्त्र आता है और भारतीय काव्य शास्त्र में क्या इन्होंने दिया? रस के अवयव भेद, छंद अलंकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार और इसमें काव्य गुण और काव्य दोष भी दिया है, जिससे सबसे अधिक प्रश्न पूछा जाता है काव्य गुण और काव्य दोष से। ठीक है, तो काव्य गुण और काव्य दोष बहुत अच्छे से आप समझिएगा, यहां से प्रश्न आते हैं और गलत भी हो जाते हैं। शब्द अर्थालंकार भी आपसे पहचानने के लिए पूछा जाएगा। हिंदी की बोलियां, यहां से प्रश्न 100% पूछा जाता है। विभाषाएं, हिंदी की शब्द संपदा, हिंदी की ध्वनियां, देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि से भी एक प्रश्न पूछा ही जाएगा। और यहां पर नामकरण, विकास, विशेषताएं, त्रुटियां, सुधार के प्रयत्न। व्याकरण में लिंग, वचन, कारक, संधि, समाज, वर्तनी, वाक्य शुद्धिकरण, शब्द रूप, पर्यायवाची, विलोम, श्रुति, संभिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरा, लोकोक्ति, यहां से भी प्रश्न पूछा ही जाना है। फिर आता है संस्कृत के प्रमुख रचनाकार। ध्यान रखिएगा कि टीजीटी जो हमारा है इसमें संस्कृत साहित्य में कम रचनाकारों को पढ़ना है। टीजीटी में किसको पढ़ना है? कालिदास को, भवभूति को, भारवी को, माघ को, दंडी को, बस, और श्रीहर्ष को। यानी टीजीटी में कितने लोग को पढ़ना है? तो 1 2 3 4 5 6। टीजीटी संस्कृत साहित्य में केवल 6 रचनाकारों को ही पढ़ना है। और संस्कृत व्याकरण में संधि, स्वर, व्यंजन, संधि, समास, शब्द रूप, धातु रूप, कारक, प्रयोग और अनुवाद, ये आपको पढ़ना है। टीजीटी से पीजीटी में क्या भिन्नता है उसको देख लीजिए। जैसे ये पीजीटी का पाठ्यक्रम है तो पीजीटी में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि टीजीटी में कुल 6 साहित्यकारों को पढ़ना है संस्कृत साहित्य में। अब यहां देखते हैं पीजीटी में कितने को पढ़ना है। तो यहां पर भास, कालिदास, भारवी, माघ, दंडी, भवभूत, श्रीहर्ष, मम्मट, विश्वनाथ, राजशेखर। यानी यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहां संस्कृत साहित्य में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में 10 साहित्यकारों को पढ़ना है और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में केवल 6 साहित्यकारों को पढ़ना है संस्कृत साहित्य में। तो संस्कृत साहित्य में यह अंतर हो जाता है। इसके अलावा व्याकरण, संधि, स्वर, व्यंजन, संधि, विसर्ग, समास, यहां पर विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द रूप, धातु रूप, काल और अनुवाद। यहां पर आपको ये देखिए कि बाकी सारी चीजें आपको सेम ही लगेंगी, कोई अंतर यहां पर देखने के लिए नहीं मिलता है। अब इसके अलावा शुरू से देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल की साहित्य प्रवृत्तियां, भक्तिकाल, संत का, सूफी काव्य, राम काव्य, ये बाकी सब कुछ वही है। ठीक है, अब यहां पर देखिए जो काव्य शास्त्र है इसमें अवयव भेद, रस, छंद, अलंकार, काव्य गुण, काव्य दोष, शब्द शक्तियां। यहां पर टीजीटी में देखें तो शब्द शक्ति नहीं है। टीजीटी में अगर आप देखेंगे तो यहां पर शब्द शक्ति आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। शब्द शक्ति जो आपकी पूछी जाती है वो कहां पूछी जाती है? केवल पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में पूछी जाती है शब्द शक्ति। ठीक है, काव्य दोष, काव्य गुण, अलंकार, रस, छंद, अवयव। अब यहां ध्यान रखिएगा काव्य के अवयव, अवयव से संबंधित प्रश्न केवल पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी में ही पूछा जाता है। टीजीटी में अवयव से संबंधित प्रश्न नहीं होता है। हिंदी की उपभाषाएं, विभाषाएं, बोलियां, हिंदी शब्दा,
हिंदी की ध्वनियां, फिर व्याकरण में हिंदी की वर्तनी, संधि, समास, लिंग, वचन, कारक, विराम चिन्हों का प्रयोग, पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांश के एक शब्द, वाक्य शुद्धि, मुहावरा और लोकोक्ति। संस्कृत साहित्य मैंने आपको बता दिया, व्याकरण में सारी चीजें वही हैं। यहां पर संधि है, विभक्ति है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, शब्द रूप, धातु रूप, काल और अनुवाद। यहां एक चीज और आप ध्यान से समझ लीजिए कि यहां पर प्रत्यय आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा है। कहां पर? संधि, व्यंजन संधि, समास, शब्द रूप, धातु रूप, वाक्य। यहां पर प्रत्यय जो है वो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में संस्कृत के प्रत्यय नहीं दे रहा है, ध्यान रखिएगा, संस्कृत के प्रत्यय नहीं दे रहा है। और यहां पर अगर आप देखें तो प्रत्यय आपको पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में संस्कृत के प्रत्यय आपसे पूछ रहा है। तो देखिए टीजीटी से पीजीटी में क्या अंतर हो गया। टीजीटी पीजीटी में कुछ चीजें एक्स्ट्रा है, टीजीटी में कम है। पीजीटी में एक्स्ट्रा क्या है? तो एक तो आपका शब्द शक्तियां एक्स्ट्रा होगी, दूसरा है कि यहां पर 4 अतिरिक्त संस्कृत साहित्य के कवि पढ़ने हैं, टीजीटी में केवल 6 ही थे। और यहां संस्कृत का जो प्रत्यय है वो एक्स्ट्रा पढ़ना है, वो केवल पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में ही आपको पढ़ना है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये तो आप समझ गए कि टीजीटी से पीजीटी में अंतर क्या है। एक और सवाल छात्र पूछते हैं कि सर टीजीटी से पीजीटी में आसान और कठिन कौन होगा। तो देखिए अब तक का जो ट्रेंड है उसमें ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी टीजीटी का जो पेपर आता है, टीजीटी का पेपर जो आता है वो कठिन आता है, और इस बार भी कठिन ही आएगा। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी की बात करें तो ये पेपर आसान आएगा और इसमें साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू है। देखिए साथियों समय बेहद कम बचा है, अगर इस कम समय में अगर आप पूरा कोर्स पढ़ेंगे तो स्वाभाविक है कि नहीं पढ़ पाएंगे और आपका चयन बाधित हो जाएगा। आपको महत्वपूर्ण पक्षों की जानकारी होनी चाहिए और उन पक्षों को ही पढ़ना जहां से प्रश्न बनते हैं। तो अगर आप ये अपने से नहीं कर पा रहे हैं तो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ आपको रिवीजन करवाया जाएगा। रिवीजन के बाद उस चैप्टर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको करवाए जाएंगे, फिर उसके बाद आपके डाउट्स क्लियर करवाए जाएंगे और ये सब आपको आपकी परीक्षा से पहले करवाया जाएगा। तो लगभग 40 से 45 दिन का एक बैच आपके लिए बनाया गया है, जिस बैच का नाम है विजय पथ ब्रह्मास्त्र बैच। ध्यान रखिएगा, विजय पथ ब्रह्मास्त्र बैच का नाम है। और ये बैच जो है साथियों टीजीटी 2021 में सबसे ज्यादा चयन इसी बैच से हुआ था। तो अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 9628959237। चलिए अब जिसके लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं उसकी पे चर्चा करते हैं कि किस चैप्टर से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये तो आपने पाठ्यक्रम देख लिया। अब यहां पर एक ग्राफ दिया हुआ है। एक ग्राफ क्या दिया हुआ है कि किस पार्ट से किस तरह के और कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब यहां देखते हैं कि किस पार्ट से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहां पर लगभग अब तक जितने भी पेपर हुए हैं सभी पेपर्स को मिलाकर ही ये डाटा तैयार किया गया है और इसी आधार पर हम देखेंगे कि कहां किससे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, कहां किससे कम पूछा जाता है। जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास में अभी तक सभी सालों को मिलाकर केवल 132 प्रश्न पूछा गया है, किसमें? हिंदी साहित्य का इतिहास से। फिर इसके बाद बात करें आदिकाल से 345 प्रश्न पूछा गया है, भक्तिकाल से 771 प्रश्न पूछा गया है, रीतिकाल से 381 प्रश्न पूछा गया है, आधुनिक काल से 1053 प्रश्न पूछा गया है और हिंदी साहित्य का इतिहास से, हिंदी साहित्य में गद्य साहित्य का जो इतिहास है जिससे 2065 प्रश्न पूछा गया है, भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र से 851 प्रश्न पूछा गया है, भाषा विज्ञान से 315 प्रश्न पूछा गया है और हिंदी व्याकरण से 1587 प्रश्न पूछा गया है, संस्कृत साहित्य से 84 प्रश्न पूछा गया है, संस्कृत व्याकरण से 245 पूछा गया है और विविध में 210 प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये इसका ग्राफ है। अब इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं कि सबसे कम प्रश्न किससे पूछे गए हैं? संस्कृत साहित्य से पूछे गए हैं। तो संस्कृत साहित्य में टीजीटी में 6 साहित्यकार और पीजीटी में आपके 10 साहित्यकारों से संस्कृत साहित्य के इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। संस्कृत व्याकरण की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी और विविध जो है वो उसको भी बताते हैं कि विविध में क्या क्या आता है। अब इसमें सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है, जो आप लोग लगातार पूछते हैं किस टॉपिक से सबसे अधिक प्रश्न बनता है,
तो सबसे अधिक प्रश्न जो बनता है वो हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, यानी जो गद्य है उसमें सबसे अधिक प्रश्न बना था, बनेगा, और हर बार इसे यही पैटर्न है। तो गद्य वाला पोर्शन जो है सबसे अधिक प्रश्न यहां से बनते हैं। गद्य वाले के बाद जो सबसे अधिक प्रश्न बनाए जाते हैं वो व्याकरण से बनता है। ध्यान रखिएगा, गद्य के बाद सबसे अधिक प्रश्न कहां से बनता है? व्याकरण से बनता है। और व्याकरण के बाद जो तीसरा पोजीशन है वो कौन सा है? आधुनिक काल। आधुनिक काल में कविता वाला पोर्शन जो है उससे प्रश्न बनता है, यानी सबसे अधिक गद्य से, फिर व्याकरण से, और फिर आधुनिक काल से। इसके बाद साथियों जो प्रश्न बनता है फोर्थ रैंक पर, वो भारतीय काव्यशास्त्र और पाश्चात्य काव्यशास्त्र से प्रश्न बनता है, वो चौथी रैंक पे। और फिर इसके बाद जो रैंक बनती है वो भक्ति काल से प्रश्न बनता है। ठीक है, तो भक्ति काल से भी अच्छे खासे प्रश्न बनते हैं, तो भक्ति काल भी खूब पूछा जाता है। भक्ति काल के बाद जो प्रश्न पूछा जाता है फिर वो देखिए आदिकाल से प्रश्न जो है वो हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत ही पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये इसी से है, यानी कि बहुत खास प्रश्न यहां से आदिकाल से और हिंदी साहित्य के इतिहास से नहीं बनता है। ठीक है, तो हिंदी साहित्य के इतिहास से 132 प्रश्न है, आदिकाल से 345 प्रश्न है। अगर हम इस क्रम को निर्धारित करें तो उल्टे क्रम में यहां पेपर बन रहा है। सबसे ज्यादा आधुनिक काल में सबसे ज्यादा गद्य पे, आधुनिक काल में फिर काव्य पे, फिर आधुनिक काल के बाद सबसे ज्यादा प्रश्न बन रहा है भक्ति काल पे, फिर बन रहा है रीतिकाल पे, फिर बन रहा है आदिकाल पे, और फिर सबसे ज्यादा जो गद्य के बाद जो दूसरा पोजीशन है वो हिंदी व्याकरण का है, और उसके बाद क्या है? भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र से प्रश्न बन रहा है। एक इसी तरह का एक और ग्राफ है, इस ग्राफ के द्वारा भी हम समझ सकते हैं कि कहां से कितने प्रश्न बनाए गए हैं। जो इसमें विविध है वो 210 प्रश्न यहां से बनाए गए हैं। तो विविध में क्या क्या आएगा उसको भी हम देख लेते हैं, तो आपके दिमाग में एक आइडिया तो बनी गया होगा कि कहां से कितना प्रश्न बनता है। ठीक है, अब चलिए विविध पे चलते हैं कि विविध में किस तरह का प्रश्न बनता है। देखिए, विविध में जो प्रश्न बनेगा साथियों, आलोचना, पुरस्कार और सामान्य ज्ञान। अब यहां सामान्य ज्ञान हिंदी से संबंधित होगा, हिंदी साहित्य से संबंधित जो है वो सामान्य ज्ञान होगा, या यह भी हो सकता है कि वो केवल साहित्य से संबंधित सामान्य ज्ञान हो। जैसे पूछ लिया गया था कि प्रथम उपन्यास किस भाषा में लिखा गया, तो यह साहित्य का प्रश्न था, ना कि हिंदी का प्रश्न था। तो इस तरीके से अब इसमें जो आलोचना हो गया, पुरस्कार हो गया, और हिंदी का जो सामान्य ज्ञान है, जो करंट अफेयर्स आप कह सकते हैं, जैसे अभी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी भाषा ऐसी है जो शास्त्रीय भाषा नहीं है। अभी भारत सरकार ने कुछ भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के अंतर्गत सम्मिलित किया, जिसमें मराठी है, बंगला है, उड़िया है। तो वैसे पूछा जा सकता है कि क्या हिंदी शास्त्रीय भाषा के अंतर्गत आती है या नहीं आती, तो ये इस तरह का प्रश्न सामान्य ज्ञान में। अब इसमें क्या देखिए, राजकाज में हिंदी, राजकाज में हिंदी, ये भी आपके विविध में आएगा। फिर आपका आता है प्रयोजन मूलक हिंदी, प्रयोजन मूलक हिंदी, प्रयोजन मूलक हिंदी। अच्छा, अब ये जब राजकाज में हिंदी हम देख रहे हैं तो इसमें 3 तरह के प्रश्न बनते हैं। 3 तरह के प्रश्न कौन से बनते हैं? एक तो आपका बनता है राजभाषा से, दूसरा बनता है राष्ट्रभाषा से, राष्ट्रभाषा, और तीसरा बनता है मातृभाषा से, मातृभाषा से। ठीक है, ये तीनों से आपके प्रश्न बनते हैं। फिर यहां पर जो विविध वाला पोर्शन है साथियों, विविध में ही आपसे भाषा विज्ञान पूछा जाता है, भाषा विज्ञान, क्योंकि आपके यहां सिलेबस जो है वहां भाषा का सिलेबस है, विज्ञान नहीं है, तो भाषा विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक कौन है, तो यह भाषा विज्ञान का प्रश्न, लिंग्विस्टिक का प्रश्न है, जबकि आपके यहां पाठ्यक्रम भाषा का है। ठीक है, इसके अलावा भारतीय काव्यशास्त्र तो पूछा ही जाता है, पाश्चात्य काव्यशास्त्र, पाश्चात्य काव्यशास्त्र से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो जैसे पिछली बार पूछ लिया था टीजीटी 2021 में कि इनमें से
विखंडनवाद सिद्धांत किसका है? तो आप जानते हैं कि विखंडनवाद जो सिद्धांत है वो देरिदा का है। किसका है? देरिदा का है। इसी तरीके से एक बार और प्रश्न पूछा था, इनमें से कौन से विचारक मार्क्सवादी विचारक हैं? तो मार्क्सवादी विचारक आपको मालूम होना चाहिए कि मार्क्सवादी कौन है या प्रयोगवादी विचारक कौन है। तो मार्क्सवादी, या पूछ लेगा कि रूसी रूपवाद क्या है। ठीक है, इसके अलावा क्या पूछेगा? आलोचना के बीज शब्द। क्या पूछ सकता है आपसे? आलोचना के बीज शब्द। जैसे एक किताब है इस पर, बच्चन सिंह की आलोचना के बीज शब्द पर। अब तो ये सारी किताबों का पढ़ने का आपको समय नहीं है, लेकिन ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आलोचना के बीज शब्द में जो छोटी छोटी शब्दावलियां हैं साहित्य को लेकर, यह भी प्रश्न यहां से पूछ लिया जाता है। यानी कि वो आपके यहां सिलेबस में नहीं है, फिर भी वो छोटी छोटी शब्दावलियां जो हैं वो आपसे पूछी जा सकती हैं। जैसे आपसे पूछ लेगा कि आभिजात्यवाद क्या है। क्या पूछेगा? आभिजात्यवाद क्या है। अब ये आपके यहां सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक प्रश्न आपसे देके पूछ सकता है। ठीक है, इसी तरीके से आपसे पूछेगा रूसी रूपवाद क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा क्या है। अब इसी तरह से पूछेगा आदर्शवाद क्या है। आदर्शवाद क्या है? तो आदर्शवाद भी आपको बताना पड़ सकता है कि आदर्शवाद क्या है। यह विविध का प्रश्न है, यानी जो आलोचना के बीज शब्द हैं उससे ही जुड़ा हुआ यह सवाल है। तो एक सवाल यहां से बना दिया जाता है, एक सवाल यहां से पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिए आप लोग कमेंट करते हैं बस, जबकि आपको बताया गया है कि संस्था इतने सारे नंबर अपने रिलीज की है। आप हमें व्हाट्सएप कर लीजिए, कॉल कर लीजिए, सारी समस्या का समाधान होगा। 83 18 48 92 91, ये हमारी समस्या के समाधान के लिए है। समस्या समाधान के लिए है। अगर कोर्स आपका पूरा हो गया है तो उसमें रिकॉर्डेड या लाइव क्लास कोई भी नहीं जाएगी। अगर कोर्स आपका नहीं पूरा है और आपको कोर्स दिखाई नहीं दे रहा है, कोई और तकनीकी समस्या है, तो इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर लीजिए, आपकी समस्या का समाधान होगा। अगर आप हमारे किसी बैच से जुड़ना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो 9628 95 92 37 इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर लीजिए। बस यही तो करना है आपको। ठीक है, तो यहां पर आपको केवल व्हाट्सएप कर लेना है। 24 आवर के अंदर आपके जो जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो रिसॉल्व कर दी जाएंगी। प्रॉब्लम यह है कि हजारों बच्चे एकाएक 3-4 दिन के अंदर जाग गए हैं। कुछ लोग का कोर्स एक्सपायर हो गया, कुछ लोग का नहीं दिखा रहा है, कुछ लोग क्लास ही नहीं कर रहे थे, कुछ लोगों ने ऐप ही अपडेट नहीं किया था, 1-2 साल से ऐप नहीं अपडेट किया था, कोर्स लेके भूल गए थे। तो इतनी सारी समस्याएं एक साथ आ गई हैं हजारों बच्चों की, हम उसको जल्दी से जल्दी निस्तारित करते हैं, 24 घंटा लग जाता है। ठीक है, चलिए अब यहां पर बात करते हैं। चलिए अब यहां पर बात करते हैं जो टीजीटी 2021 का पेपर था। इसका पेपर था टीजीटी 2021 के पेपर की बात कर लेते हैं कि वो किस तरह से पेपर था और वहां का जो पैटर्न था वो कैसा था। टीजीटी 2021 के पेपर की बात कर लेते हैं। देखिए जो टीजीटी हिंदी का पेपर है 2021 वाला, अगर उसकी हम बात करें तो ये प्रश्न पेपर था, यहां से देख सकते हैं। जैसे ये प्रश्न पूछा गया था
ये पेपर है। अब जैसे पूछा गया था, एक ही कथानक चेतन उपेन्द्रनाथ के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है, उसके किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है? तो देखिए, उपन्यास के पात्र आपसे पूछे गए थे। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है, यह प्रश्न पूछा गया था। आंखों का सपना यात्रा वृत्त के लेखक कौन है? निम्नलिखित महाकाव्य में लक्षणों के विषय में कथन असत्य है, यानी महाकाव्य का जो लक्षण है यह पूछा गया था। यह भी विविध का ही प्रश्न है, यानी महाकाव्य किसे कहते हैं, लोक काव्य किसे कहते हैं, कहानी किसे कहते हैं, विविध का प्रश्न है। वधस्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है? बहुत नवीन कहानी पूछी गई थी। पद्मावत में बंगला का अनुवाद किसने किया था? तो यह जो है विविध का ही प्रश्न है, यानी कि यह भी प्रश्न पूछ लिया गया था। इस तरह से पूछा गया था, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? यहां पर रचनाओं को सुमेलित करने किया गया था। प्रकाशन वर्ष के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए, यानी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं आपकी ऐसी आएंगी जिनकी डेट आपको याद करनी होगी। एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी रचनाएं हैं जिनकी डेट आपको याद करनी है। इसी तरीके से प्रश्न पूछा गया था, वे दिन वे लोग संस्मरणात्मक रचना के लेखक कौन है? यानी संस्मरण भी आपसे पूछा जाएगा अन्य गद्य विधाओं में। इसी तरीके से पूछा गया, कलचुर राजवंश की 7 नायिकाओं से संबंधित नक्सिक वर्णन किससे संबंधित है? तो कुछ रचनाएं ऐसी हैं जिनका वर्ण विषय आपको मालूम होना चाहिए। बहरहाल ये क्वेश्चन मैंने पिछली बार पढ़ाया था और हूबहू आ गया था। इसी तरीके से आया, गोस्वामी विठलनाथ द्वारा छाप की स्थापना का वर्ष है, यानी कुछ विशेष स्थापनाएं जिनकी डेट आपको मालूम होनी चाहिए, जैसे अष्टछाप की स्थापना हो गई और तुलसीदास की पीठ की स्थापना हो गई, कबीर पंथ की स्थापना हो गई, धर्मदास ने इनकी पुस्तक कब छापी। तो कुछ इस तरह से जो स्थापनाएं हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। या इसी तरीके से एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रयोगवाद की स्थापना कब हुई, या जो है आपसे पूछा जा सकता है कि भाई छायावाद की स्थापना का, छायावाद का समय क्या है। इस तरह से सूरदास का प्रेम पक्ष लोक पक्ष से न्यारा कथन किस विद्वान का है, यानी आलोचनात्मक कथन भी पूछा जाएगा। गुरु नानक देव की माता का नाम क्या था? मैंने बार बार बताया है कि भक्तिकाल में जितने भी रचनाकार हैं, चाहे सूफी हो, संत हो या सगुण हो, सबके माता पिता, उनकी कृतियां, उनकी जन्म, उनकी मृत्यु, उनके गुरु का नाम, उनके समाधि स्थल, ये सब आपको याद होना चाहिए। पूरा जीवन वृत्त आपका भक्तिकाल में इन कवियों का याद होना चाहिए आपको। विधा की दृष्टि से कौन सी रचना 3 से भिन्न है? ध्यान रखिएगा, जितनी भी अन्य गद्य विधाएं हैं ये सब आपको याद रखनी चाहिए कि इनकी विधा क्या है, क्योंकि वहां विधाएं ही आपसे पूछी जाएंगी कि आप विधा की पहचान करिए। इसी तरीके से कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन की तरह लिख रहे थे, तो ये आलोचनात्मक कथन पूछा गया है। आचार्य भरत ने नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया गया है? तो ये तो काव्यशास्त्र का प्रश्न है, आसान प्रश्न था। भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? इसी तरीके से ज्ञानचंद्र जैन कृत कथा शेष शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है? यानी बहुत नवीन प्रश्न पूछा गया था। तो नवीन जीवनियां जो 2000 से 2024 तक बहुत महत्वपूर्ण है, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, कहानी, उपन्यास, रेखा चित्र, ये सब भी आपको याद करना है। जो एकदम नवीन और करंट की रचनाएं हैं वो भी पूछी जाती हैं। भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक कौन था? तो ये नाटक से प्रश्न पूछा गया था। झोपड़ी से राजवंश कथा पूछी गई थी। ये यहां पर संत काव्य से संबंधित प्रश्न था। हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष, मैंने आपसे बार बार कहा कि कुछ रचनाएं ऐसी हैं जिनकी रचना तिथि पूछी ही जानी बहुत महत्वपूर्ण है, यानी जो कालजयी रचनाएं हैं, कालजयी कृतियां हैं। जैसे अब आप छायावाद की बात करें तो छायावाद में कामायनी बहुत महत्वपूर्ण रचना है, तो ये इसकी डेट तो पूछी ही जाएगी। झरना पूछी ही जाएगी। तो छायावाद की प्रयोगशाला कौन है? छायावाद का मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र किसको कहा जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का बात आएगा तो राम की शक्ति पूजा है, सरोज स्मृति है। तो जो बहुत महत्वपूर्ण कालजयी रीतियां हैं सबकी रचना तिथि आपको याद होनी चाहिए, वहां से आपका प्रश्न पूछा ही जाएगा। इसी तरीके से डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? तो आप देख सकते हैं कि ग्रियर्सन की किताब को भी पूछ लिया है, जो कि केवल हम ग्रियर्सन के हिंदी साहित्य इतिहास को ही पढ़ते हैं। तो यहां पर भी एक इस तरह का प्रश्न है। तुम्हें सौंपता हूं किसकी काव्य रचना है? ये तो मान लीजिए आसान था। पार्श्वनाथ चरित्र के लेखक कौन है? ये भी आसान था। यहां पर सुमेलन करना है तो कविता और कवि का सुमेलन करना। ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास देवलोक। अब देखिए यहां पर इस उपन्यास को देखिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। पिछली बार लोगों ने कहा गुरुजी
ये प्रश्न तो बड़ा अजीब आ गया। हमने कहा काहे? हमने कहा कि उन्होंने कहा कि सर ये सिलेबस में ग्लोबल गांव को देवता तो था ही नहीं, तो इसका हम वर्ण विषय कैसे जानते रहेंगे? देखिए, आदिवासियों के जीवन पर आधारित ये रचना थी, ग्लोबल गांव का देवता, तो इसका विषय आपको मालूम होना चाहिए। इस तरह से बहुत सारे रचनाएं हैं जिनका वर्ण विषय आपको मालूम होना चाहिए। उसी दृष्टिकोण से ये 27वां प्रश्न भी था। ठीक है। तुलसी ने कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के निवृणार्थ की थी? यानी कि भक्तिकाल में भी रचनाओं का वर्ण विषय आपको मालूम होना चाहिए। प्रेम कहानी में उठने व सामाजिक अवरोधक पृष्ठभूमि लिखा गया था, कौन सी कहानी लिखी गई थी? तो जो विशेष कहानियां हैं, जो महत्वपूर्ण कहानियां हैं, उनका वर्ण विषय, खास करके जो आधुनिक कहानियां, उनका वर्ण विषय भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है। आलोचना और ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन है? ये ठीक था। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास किस भूमिका के रूप में लिखा गया? ये भी ठीक था। उपन्यास, रहस्य, निबंध पूछा गया था। असत्य कथन पूछा गया था, यानी कि कहानी को लेकर। गारसद तासी के इतिहास का खंड पूछा गया था, यानी प्रमुख इतिहास ग्रंथ जो हैं वो कितने खंडों में छपे हैं, पहला खंड कब आया, दूसरा कब आया और दूसरा संस्करण कब आया, इसकी तिथि आपको याद रखना होगा। तो खंड और संस्करण में अंतर होता है, यह भी आपको याद रखना होगा। ठीक है। काव्य संग्रह पूछा गया था, सुमेलन करना था आत्मकथा के साथ। लेखक यहां पर आपको देना था, विनय सूफिया किस उपन्यास के पात्र हैं? जो महत्वपूर्ण उपन्यास है, कालजयी उपन्यास है प्रत्येक खंड के, उनके जो पात्र हैं वो आपको याद करने होंगे। मार्कंडेय की कहानी जैसे बहुत महत्वपूर्ण थी। हिंदी काव्यशास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले, तो जो काव्यशास्त्र में नवीन स्थापनाएं हुई, जैसे नवीन संचारी भाव, नवीन रसों की स्थापना किसने किया? ठीक है, तो ये आपसे पूछा ही पूछा जाएगा, ये महत्वपूर्ण है। हिंदी नई चाल में ढली, तो ये पूछा गया है कि कहां छपी थी और ये डेट इसकी पूछ ली थी। तो इस तरह से कालजयी कृतियों के अंतर्गत आता है, तो पूछा जाएगा। तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार, ये कथन था, आसान था, पूछ लिया गया था। चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है? प्रगतिवाद आंदोलन सैनिक रूप। अब ये देखिए, अगर आपने प्रवृत्तियां नहीं पढ़ी हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल या प्रगतिवाद की प्रवृत्तियां नहीं पढ़ी हैं, तो प्रवृत्तियों से संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है, तो प्रत्येक काल की प्रवृत्तियां भी आपको पढ़ना है। ठीक है। यहां पर क्या है कि मैंने आपसे कल ही बताया था, काव्यशास्त्र, मैंने एक वीडियो पहला बनाया कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, वो जरूर वीडियो जाके देखिएगा। तो काव्यशास्त्र में प्रमुख पंक्तियां जरूर याद रखिएगा, जैसे प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता किसकी उक्ति है, इस तरीके से। निम्नलिखित में से किस रचनाकार का फोर्ड विलियम काल संबंध है? ये तो आसानी था। एक दिन बोलेंगे पेड़, ये रचना बहुत विवादित हो गई थी और ये कोर्ट तक पहुंच गई थी। कविता की नई तारीख कहानी किसकी है? नई रचना आ गई थी। मर गया दीपनाथ, ये भी एकदम नई रचना आ गई थी, एकदम नया था। विखंडनवाद का जनक किसे माना जाता है? ये पाश्चात्य काव्यशास्त्र का प्रश्न है, जबकि पाश्चात्य काव्यशास्त्र आपके यहां है ही नहीं, आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी यह पाश्चात्य काव्यशास्त्र से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि जो सिलेबस में नहीं है वो भी कुछ चीजें पढ़नी है। अपभ्रंश में दोहा काव्य के परंपरा का आरंभ किसने किया था? यह पूछा गया था। नाटकों, नाटककारों में युग्म सुमेलित नहीं है, तो नाटककार तो मान लीजिए ठीक है, पढ़ना ही है आपको। ठीक है। यह सिद्ध परंपरा की पूछा गया था। काव्य पंक्तियां पूछी गई, देखिए ध्यान रखिएगा। हम तो भगत मुकति में आया गुरु प्रसाद, राम गुण गाया, पंक्तियां किस ग्रंथ से ली गई हैं? अब यहां देखिए, बीजक, रामचरितमानस, पद्मावत और कबीरदास की परिचयी। तो इस तरह से जो रचनाएं आपके यहां सिलेबस में नहीं है, कभी आपने नहीं पढ़ा, वो भी आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है। देखिए, अभी मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, जो मैं बता रहा हूं उसको बताने के बाद ही आपसे कोई बात करूंगा। ठीक है। तो जब मैं बता रहा हूं ये खत्म कर लीजिए पहले। निबंध के विषय में पूछा गया था और रचयिता इन पंक्तियों के पूछे गए थे। ठीक है। ये कुछ आलोचनात्मक कथन थे, आलोचनात्मक कथन बहुत ज्यादा पूछे गए थे। बच्चन सिंह का कथन खूब पूछा गया था, रामचंद्र शुक्ल का कथन पूछा गया था, हजारी प्रसाद द्विवेदी का पूछा गया था, काव्यशास्त्र की ये पंक्तियां पूछी गई थी। अब यहां ध्यान रखिएगा कि ये काव्य पंक्तियां सबसे अधिक कठिन होती हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल की। तो ये काव्य पंक्तियां भी इतनी सारी हैं, कितना पढ़ें, इसको मैं अलग से सेपरेट करके उसी बैच में पढ़ाऊंगा कि जो महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां हैं, प्रयास करूंगा कि उसी में से फंस जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया, ये काव्य पंक्तियां ही पूछी गई हैं। यहां पर भी काव्य पंक्ति पूछी गई है और यहां भी काव्य पंक्ति ही पूछी गई है। ये भी काव्य पंक्ति है, ये भी कथन था। ठीक है। अब यहां हम चलते हैं
उर्दू को यामनी भाषा किसने कहा था? ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? भाषा विज्ञान संबंधित प्रश्न पूछा गया था। अंग्रेज किस भाषा का शब्द है? शब्दकोश संबंधित प्रश्न है। स्वरों से संबंधित प्रश्न था और भाषा संबंधित प्रश्न था। लिपि से संबंधित प्रश्न आया था। खड़ी बोली संबंधित प्रश्न था। हिंदी शब्द का प्रयोग किस इतिहासकार ने किया है? तो ये प्रश्न अगर हम देखें तो ये बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, बच्चन सिंह का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, ये पृष्ठ संख्या 17 पर ये प्रश्न हूबहू पूछा गया था। तो इस तरह के प्रश्न हैं जो आप देखें वो लगातार पूछ रहे हैं। ये ओष्ठ ध्वनि पूछा था, उच्चारण स्थान, घोष महाघोष पूछा था, सघोष पूछा था, वर्तनी आपसे शुद्ध शुद्ध पूछा था, स्त्रीलिंग शब्द पुल्लिंग शब्द पूछा था, उपसर्ग और प्रत्यय पूछा था हिंदी में, अनुभाव पूछा था जो कि रस से संबंधित है, समास आपसे पूछा गया था। ठीक है, इसके अलावा मुहावरा पढ़ता पूछा गया था। मुहावरा आपसे ऐसा पूछा जाएगा जो आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, तो जो आपको कठिन मुहावरा लगे वही पढ़िएगा, आसान मुहावरा आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। तद्भव तत्सम भी आपसे वैसा ही पूछा जाएगा जो आपने कभी नहीं पढ़ा था, कभी आसान नहीं पूछेगा। पर्यायवाची भी आपसे आसान नहीं पूछेगा, जो पर्यायवाची आपको देखते ही कठिन लगे और आपको जो ना आता हो वही पर्यायवाची भी पूछेगा आपसे। ठीक है, यहां पर कारक भी आपसे पूछा गया था। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द तो बहुत महत्वपूर्ण है। छंद का उदाहरण आपसे पूछा गया है। ठीक है, पर्यायवाची पूछा गया है, तद्भव तत्सम पूछा गया है, शब्दांशों के लिए एक शब्द पूछा गया है, समास पूछा गया है, और यहां ध्यान रखिएगा कि तद्धित प्रत्यय पूछा गया। तो हिंदी में आपका तद्धित प्रत्यय पूछा गया है। तो प्रत्यय जो है हिंदी में जरूर पूछा जाएगा। टीजीटी में हो सकता है प्रत्यय न पूछा जाए, केवल पीजीटी में पूछा जाए संस्कृत वाले पोर्शन में, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है, तो संस्कृत वाले पोर्शन में भी हमें पढ़ना है। लौटकर आया हुआ उपयुक्त शब्द यहां पूछा है, बैलगाड़ी में पूछा है, बीती बिहारी में अलंकार पूछा है, हिमाद्री तुंग से इसमें पूछा है पंक्ति किसकी है, रस पूछा है। ठीक है, इस तरह से काव्य पंक्तियां ही पूछा है, अलंकार पूछा है। अब यहां ये वाला प्रश्न तो एकदम से मतलब मैं क्या ही कहूं किस तरह से प्रश्न पूछा गया है। कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतला में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है? यानी जो 6 कवियों को पढ़ना है टीजीटी में और 10 कवियों को पीजीटी में, उनकी रचनाओं की भी पूरी ब्रीफिंग करनी है, क्योंकि यहां पूछ लिया था अभिज्ञान शकुंतला में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, किस कवि ने अपने लिए पद वाक्य प्रमाणज्ञ प्रयोग किया है, यह विशेषण प्रयोग किया है? किस ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से और समासन लक्ष्मी शब्द से हुआ? यह भी तो जब तक आप डीपली नहीं पढ़ेंगे संस्कृत साहित्य आपका काम नहीं हो पाएगा। ये सूक्ति पूछा है कि सूक्ति कहां से ली गई, न धर्म वृद्धेषु वया समीक्षते, यह सूक्ति पूछी गई थी। मल्लिनाथ ने कालिदास के कुमार शंभु को कितने सर्गों पर संजीवनी लिखी है, तो यह भी पूछा है कि कितने सर्गों पर टीका लिखी गई है। तो जब तक डीपली जाके आप नहीं पढ़ेंगे ये प्रश्न आपके गलत हो ही जाएंगे। संस्कृत के प्रथम नाटककार यहां पूछ लिया है कौन है। नमा शब्द में विभक्ति कौन सी है, तो कुछ खास खास विभक्तियां पूछेगा, यानी कुछ शब्द रूप में आपको बता दूंगा जो महत्वपूर्ण है उसी में से आएगा, कुछ धातु रूप भी महत्वपूर्ण बता दूंगा जिसमें से ही आएगा। इसी तरीके से युष्म शब्द का चतुर्थी एक वचन, यहां पर आयुध शब्द किसके लिए, मतलब जो गिनती है संस्कृत की, ध्यान रखिएगा संस्कृत की गिनतियां जरूर पढ़ के जाइएगा, 1 से लेकर 100 तक, उसके बाद फिर 1000, 1500, 1500, इस तरह से अगर कोई भी गिनती लिखने के लिए आ जाए तो संस्कृत में आप लिख सकेंगे कि एक संस्कृत की गिनती जरूर आएगी, तो उसको आप जरूर याद करिएगा। इसी तरह से द्रच्छति धातु पूछ लिया था, और शयन में संधि पूछ लिया था, लकार और उसके कलावाचक अर्थ पूछ लिया था। ठीक है, गुरवे शब्द का सही संधि विच्छेद पूछ लिया था, तवल लकारह का संधि पूछा था, पितृ शब्द के सप्तमी विभक्ति पूछ लिया था। तो ये जो पूरा पेपर है इस तरह से आपका बनाया गया था। ठीक है, तो साथियों अब लगभग आपका डाउट क्लियर हो गया है और आपको मालूम चल गया है कि किस चैप्टर से किस तरह से प्रश्न बनते हैं और 2021 का पैटर्न किस प्रकार का था। ठीक है, तो चलिए अब आप लोग कमेंट कर लीजिए, बहुत सारे लोग कुछ पूछना चाहते हैं, तो मैं प्रयास करूंगा कि 5 मिनट में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा ना हो, आपका समय बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है, 5 मिनट में आप सबके सवालों का मैं जवाब दे दूं। चलिए फटाफट बताइए। सर जी सच में एग्जाम होगा प्लीज? जी हाँ एग्जाम होगा। शशि जी मुझे भी क्या आप लोग, चलिए पूछिए जो आप लोग पूछ रहे थे। भक्तिकाल से स्वतंत्रता बैच से जुड़े, इसको भक्तिकाल से जोड़ा जाएगा। देखिए जो भी नया बैच है जिसमें कोर्स नहीं पूरा हुआ है उनको हम
ब्रह्मास्त्र बैच से जोड़ देंगे, और जिनका जिनका बैच पूरा हो गया है उनको ब्रह्मास्त्र बैच नहीं मिलेगा। ठीक है, और जो पेड बैच पहले लिए हैं जिनका पूरा हो चुका है उनको हम कुछ रिवीजन क्लासेस, डाउट्स दे देंगे, और शब्द रूप, धातु रूप बता देंगे कौन सा महत्वपूर्ण है, और प्रत्येक काल की काव्य पंक्तियां बता देंगे कौन सी महत्वपूर्ण है, और परीक्षा 10 दिन पहले आपको 10 टेस्ट पेपर दे देंगे। इतना पुराने बैच के लिए हम करेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट बात कर लीजिए सर, आपकी पेड क्लास के लिए क्या करें। देखिए, केवल व्हाट्सएप करना है आपको। हमारा नंबर है 9628959237। इसी नंबर पर साथ ही व्हाट्सएप कर लेना है। ठीक है, धीरेन्द्र जी धन्यवाद, अनुपमा जी और अमृता जी, मंजू जी। ठीक है सर, ग्रामर से क्वेश्चन बहुत गलत हो रहे हैं। देखिए, ग्रामर की तो मेरी गारंटी है। देखिए, कुछ चीजों में मैं गारंटी लेता हूं, जो चीजें मुझे पढ़ानी, जैसे हिंदी व्याकरण, कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। काव्य शास्त्र में आपका कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। जो चीजें थोड़ा सा रटने या याद करने वाली हैं उसमें गारंटी नहीं ले पाता, लेकिन काव्य शास्त्र व्याकरण वाला जो पोर्शन है, भाषा विज्ञान का जो पोर्शन है, इसमें से कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। मैं आपको समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। संभवतः आज रात फिर से 10:10 पर आप सबसे मुलाकात होगी, क्योंकि रात में ही मैं पढ़ा रहा हूं, तो उसमें 10:10 पे आप सबसे मुलाकात होगी। भक्तिकाल का जो हम लोग बैच शुरू किए हैं उसी का आज पार्ट 2 हो। ठीक है सर जी, मेरे पास सर्कस बैच है, कोर्स अभी चल रहा है, क्या ये भी लेना पड़ेगा? अगर कोर्स खत्म नहीं हुआ है तब बैच लेने की जरूरत नहीं है, इसी में हम कर देंगे। अगर बैच खत्म हो गया है, क्योंकि कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो खत्म हो चुके फिर भी उसमें दोबारा वीडियो जा रहे हैं, तो उनको तो लेना पड़ेगा। ठीक है, और जिसका नहीं खत्म हुआ है उनको हम इसी में दे देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आइए जुड़िए हमारे नए बैच से। विजय पद ब्रह्मास्त्र बैच का नाम है, और इस बैच में आपको परीक्षा से पहले पूरा पढ़ाया जाएगा, रिवीजन करवाया जाएगा, डाउट्स क्लियर करवाए जाएंगे, और 10 टेस्ट आपको दिया जाएगा। जो क्वेश्चन करवाएंगे वो अलग है, लेकिन 10 टेस्ट आपको दिया जाएगा जो मॉडल पेपर के तौर पर होगा। तो ये सारी चीजें आपको यहां पर मिलेंगी। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।